हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का ये वीडियो मैंने यूज्ड कार के बारे में बनाया है और अगर आप एक यूज्ड कार के पोटेंशियल बायर हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूँगा और कुछ आपको मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगा जिससे कि आपकी यूज्ड कार बाइंग का एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा और आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको मार्केट में क्या अवॉइड करना है और क्या कंसिडर करना है। ऑलराइट, लेट्स बिगिन। कि हमें डिसकंटिन्यूड कार मॉडल्स और कार ब्रांड्स को अवॉइड करना चाहिए। इसका रीज़न ये है कि अगर हमने कोई ऐसी कार सेलेक्ट कर ली जो कि मार्केट में डिसकंटिन्यू हो चुकी है या आपने कोई ऐसा ब्रांड सेलेक्ट कर लिया जो कि इंडिया से जा चुका है, फॉर एग्जांपल फोर्ड, फिएट, तो आपको दो तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। पहली प्रॉब्लम है पार्ट अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम। तो अगर आपकी गाड़ी में कोई मेजर पार्ट रिप्लेसमेंट आ जाता है तो हो सकता है कि आपको वो पार्ट ना मिले मार्केट में क्योंकि वो पर्टिकुलर मॉडल डिसकंटिन्यू हो चुका है। तो आपको इस तरह के व्हीकल अवॉइड करने हैं। दूसरा प्रॉब्लम आपको आ सकता है डेप्रिसिएशन का। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अभी कोई फोर्ड की कार खरीद ली और डाउन द लाइन आफ्टर 5 ईयर्स अगर आप उसकी मार्केट वैल्यू देखोगे तो उसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर जाएगी क्योंकि फोर्ड इंडिया में नहीं है। तो आपको कोई इस तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। कोशिश करें कि जो कार आप ले रहे हैं वो सिंगल ओनर हो। अगर कोई कार किसी बंदे की पहली कार होती है तो वो उस कार को थोड़ा अच्छे से रखता है, थोड़ा उसको प्यार से चलाता है, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको इंजन वेयर एंड टेयर कम मिलेगा। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है माइलेज। तो अगर आप सेकंड हैंड मार्केट में हैं तो आपको कोई भी ऐसी कार नहीं कंसिडर करनी है जो कि 50,000 किलोमीटर से ज़्यादा चली हो। उसका रीज़न ये है कि अगर आप किसी भी कार का सर्विस शेड्यूल उठा के देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि किसी भी कार में मेजर पार्ट रिप्लेसमेंट और मेजर मेंटेनेंस 50,000 या 70,000 किलोमीटर बाद ही आता है। अगर आपको उस मेंटेनेंस से बचना है तो आप कोई एक इस तरह की कार सेलेक्ट करिए जो 20 से 30,000 किलोमीटर के बीच में चली हो, जिससे कि जब तक आपका वो मेजर मेंटेनेंस वाला पीरियड आए आप उस कार को 20 से 25,000 किलोमीटर चला चुके हो और उस टाइम पे ये आपकी इच्छा होगी कि आपको वो कार रखनी है या फिर आपको दोबारा से उस कार को निकाल देना है। अब बात कर लेते हैं मॉडल ईयर की। तो यहाँ पर मेरा मॉडल ईयर से ये मतलब है कि आप कोई भी कार 5 साल से ज़्यादा पुरानी कंसिडर ना करें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पुरानी कार कंसिडर करेंगे तो आप एफसी रिन्यूअल के काफ़ी पास पहुँच जाएंगे और वहाँ पे क्या होगा कि फिर आपको कार की वैल्यू बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट हो जाएगी। और अगर आपने कोई कार सेलेक्ट की है जो कि जस्ट 3 और 4 ईयर ओल्ड है तो आपके पास एफसी रिन्यूअल के लिए काफ़ी टाइम होता है, आप उस कार को अच्छे से यूज़ करके दोबारा से मार्केट में बेच भी सकते हैं। तो आपको टेस्ट ड्राइव और डेमो व्हीकल अवॉइड करने हैं। उसका रीज़न ये है कि जब आप टेस्ट ड्राइव और डेमो व्हीकल को देखते हैं तो वो आपको देखने में तो बहुत ही शाइनी और क्लीन लगता है क्योंकि वो शोरूम मेंटेन्ड होता है और आपको ये भी पता होगा कि उस टेस्ट ड्राइव व्हीकल को हज़ारों लोगों ने चलाया है और आपको ये ऑलरेडी पता है कि लोग टेस्ट ड्राइव व्हीकल को किस तरीके से चलाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि टेस्ट ड्राइव व्हीकल का जो इंजन का वेयर एंड टेयर होता है वो अगर वो 20,000 भी चलाए तो उसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए आपको टेस्ट ड्राइव व्हीकल नहीं लेना है क्योंकि वहाँ पर आपको डाउन द लाइन आपको मेंटेनेंस में ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है। अगर आपको टेस्ट ड्राइव व्हीकल इंजन वारंटी के साथ मिल रहा है तो ये एक अच्छी डील हो सकती है, लेकिन विदाउट इंजन वारंटी आपको टेस्ट ड्राइव व्हीकल अवॉइड करना है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपको मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के बारे में कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने 2016 की पोलो डीएसजी सेलेक्ट की है तो आपको क्या करना है, आपको अपनी कार का मॉडल के साथ गूगल पे डाल देना है। यू कैन पुट लाइक 2016 पोलो डीएसजी डिफेक्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट करके आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो आपको कुछ फोरम्स मिलेंगे या फिर आपको कोई साइट या टीम PHP मिल जाएगी जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि उस पर्टिकुलर ईयर के मॉडल में क्या क्या इश्यूज़ थे, कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था कि नहीं। तो ये एक तरीका हो गया, किसी भी व्हीकल को फाइनलाइज करने से पहले आप ये पता कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर मॉडल में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था कि नहीं। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि ऐसी कोई भी कार जिसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था आप कंसिडर ना करें, क्योंकि उसमें अगर कुछ इशू आ गया तो आपको बहुत ज़्यादा खर्चा हो सकता है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ब्रांड वैल्यू। और जब मैं यहाँ पे ब्रांड वैल्यू बोलता हूँ तो ब्रांड वैल्यू का यहाँ पर मतलब है कि जो ब्रांड की कार आपने फाइनलाइज की है उस ब्रांड को पब्लिक कितना जानती है और मानती है। तो ये आपकी हो गई ब्रांड वैल्यू। तो फॉर एग्जांपल सुजुकी की ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप कोई उस तरीके का ब्रांड उठाते हैं जिसकी ब्रांड वैल्यू ज़्यादा है, डाउन द लाइन अगर आप उस कार को रीसेल करना चाहेंगे तो आपको एक अच्छा प्राइस मिल जाएगा और आपको पार्ट की कभी अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम नहीं होगा और डेप्रिसिएशन भी कम होगा। तो नेक्स्ट एक पॉइंट है मार्केट वैल्यू। तो जब भी आप कोई कार कंसिडर करते हैं आपको ये देख लेना है कि उस कार की वैल्यू आफ्टर 5 ईयर क्या होने वाली है, क्योंकि अगर आपने कोई कार खरीदी है तो आप डाउन द लाइन आफ्टर 2 ईयर और 3 ईयर उसको आप बेचेंगे ही। तो उस समय आपको देखना है कि उस समय उसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने स्कोडा 5 ईयर खरीद ली
स्कोडा फेबिया बहुत ही पहले डिसकंटिन्यू हो गई थी और उसकी मार्केट वैल्यू ऑलरेडी बहुत कम है। और अगर आपने वो इस समय खरीद ली तो डाउन द लाइन ऐसा हो सकता है कि जब आप आफ्टर 2-3 ईयर्स उसको लेके अगर आप मार्केट में उतरोगे तो हो सकता है आपको उसकी वैल्यू बहुत कम मिले, हो सकता है 1 लाख रुपए भी ना मिले। तो आपको वो भी देख लेना है कि डाउन द लाइन उसकी मार्केट वैल्यू क्या रहने वाली है। अगर आपने कोई यूनिक इंजन वाली कार ले ली है तो क्या होगा कि उसमें आपको मार्केट में मेंटेनेंस का सपोर्ट मिलना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर हम बात करें V6 इंजन की, तो एकॉर्ड में जो V6 इंजन आता था वो 2013 में डिसकंटिन्यू हो गया था और उसके बाद अभी उस इंजन को 10 साल हो गए हैं। तो उस इंजन के लिए पार्ट्स और सपोर्ट मिलना थोड़ा सा मुश्किल होगा। आपको कुछ ऐसा लेना है जो मार्केट में अवेलेबल हो और जिसका मेंटेनेंस का सपोर्ट आपको आसानी से मिल सके। अगर आप मार्केट में ऑटोमेटिक कार देख रहे हैं तो आपको पुराने वाले DSG गियर बॉक्स अवॉइड करने हैं। तो जो 2014 से 2018 के बीच में जो भी DSG आए थे उनमें कुछ ना कुछ इश्यू था। अगर आपने कोई सेकंड हैंड कार ऐसी ले ली और उसके DSG गियर बॉक्स में कुछ इशू आ गया तो आपको बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस के लिए पे करना पड़ सकता है। आप कोशिश करिए कि पुराने वाले DSG गियर बॉक्स को आप अवॉइड करें। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड परफॉर्मेंस एंड प्रीमियम कार्स। यहाँ पे परफॉर्मेंस कार से मेरा मतलब है जो कार जिनका इंजन ज़्यादा पावरफुल होता है। फॉर एग्जांपल स्कोडा की सुपर है या फिर वॉक्सवैगन की जेटा है, ये सारी कार्स आपकी परफॉर्मेंस कार्स में आती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपने इस तरह की कोई कार खरीद ली और क्योंकि आपको पता है कि अगर आप एक नई परफॉर्मेंस कार भी लेते हैं तो उसका मेंटेनेंस हाई रहता है और अगर आप सेम कार यूज्ड लेते हैं तो फिर उसका मेंटेनेंस और ज़्यादा हाई हो सकता है क्योंकि आपने वो कार पुरानी ली है, वो कार अच्छे से 30-40 हज़ार किलोमीटर चली हुई है। तो देयर आर चांसेस कि उसमें पार्ट रिप्लेसमेंट और कुछ मेजर मेंटेनेंस आ सकता है और परफॉर्मेंस कार के स्पेयर्स एंड रिपेयर्स बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रीमियम कार्स की। प्रीमियम कार्स का मतलब हो गया आपका BMW, ऑडी, मर्सिडीज़। तो ये सारी कार आपको सेकेंड हैंड मार्केट से क्यों नहीं खरीदनी है, उसका रीज़न ये है कि इन कारों में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, बहुत सारे सेंसर्स लगे होते हैं और विद टाइम इन सब में इशू आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और प्रीमियम कार्स की सर्विस ऑलरेडी बहुत महंगी है और उसके साथ अगर आपको पार्ट रिप्लेसमेंट कराना पड़ गया तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे आपके खर्च हो जाएंगे। ऑलराइट, तो ये हो गई सारी बातें और टिप्स जो आपको हेल्प करेंगी आपको एक सेकेंड हैंड व्हीकल को डिसाइड करने में, आपको क्या अवॉइड करना है और आपको किस तरह के व्हीकल कंसिडर नहीं करने हैं, वो सब मैंने आपको यहाँ पर बताया। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ड्राइव सेफ।